नए आने वाले कानूनों ने बहुत अधिक परिवर्तन किए हैं। आज हम कुछ बातें देखते हैं कि इन नए कानूनों में अब क्या परिवर्तन हो गया है और किन कानूनों के तहत अब आपको रहना पड़ेगा। पहले जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती थी वह अब नए कानूनों में समाप्त कर दी गई है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का पद समाप्त कर दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन एरियाज के रूप में महानगरों में जिन स्थानों को मान्यता दी गई थी वह अब BNS में भारतीय नागरिक संहिता में समाप्त कर दी गई है। इसके सेक्शन 8 में CRPC में परिभाषित मेट्रोपॉलिटन एरियाज को समाप्त कर दिया गया है और अब नए कानून में ना मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे, ना एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे, ना चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे। ये सब कोर्ट सब समाप्त हो गई हैं और अब सब जगह की कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आदि के नाम से जानी जाएंगी, जो पहले राज्यों में हुआ करती थी। जहां पर कोर्ट्स के पुराने नाम थे वे अब बदल गए हैं और नामों में एक रूपता लाई गई है। इसी तरह से अब कुछ राज्यों में असिस्टेंट सेशंस जज की कोर्ट्स हुआ करती थी पूर्वी भारत में, वह भी समाप्त कर दी गई है। अब केवल सेशंस जज हुआ करेंगे या एडिशनल सेशंस जज हुआ करेंगे। इन्हीं की कोर्ट्स होंगी जिनका जुडिशियल कार्य और जुडिशियल शक्तियां एक जैसी होंगी। इन दो परिवर्तनों के बाद आज हम आते हैं आज के विषय पर। पहले पुराने IPC में 2 अपराध परिभाषित हुआ करते थे। ये अपराध थे महिला को निर्वस्त्र करने की मंशा से असॉल्ट या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना। यह अपराध सेक्शन 354B IPC में परिभाषित हुआ करता था तथा दूसरा अपराध था वॉयरिज्म का, जिसे सेक्शन 354C IPC में परिभाषित किया गया था। हिंदी में जब हमने वॉयरिज्म का अर्थ ढूंढने की कोशिश की तो उसका अर्थ दृष्टिरति दिखाई दिया। सामान्य अर्थों में इसे कहा जाए तो ये छिपकर महिला को देखने, उसके फोटो बनाने आदि के रूप में समझा जा सकता है। सेक्शन 354B IPC के अनुसार जब कोई पुरुष किसी महिला को निर्वस्त्र करने की मंशा से उसके खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग करता था तो वह अपराध घटित हो जाता था। इसी तरह से सेक्शन 354C IPC में वॉयरिज्म का अपराध आता था। इसके तहत जब कोई पुरुष किसी महिला के पर्सनल स्पेस में महिला को देखता है या उसके चित्र तैयार करके उनको वितरित करता है तो वह सेक्शन 354C IPC का अपराध करता है। ये दोनों अपराध ऐसे थे जिनको केवल पुरुष ही कर सकता था और महिला के खिलाफ कर सकता था। अब BNS कानून के तहत इसमें बदलाव किया गया है। सेक्शन 354B IPC के लिए सेक्शन 76 BNS बनाया गया है और सेक्शन 354C IPC के लिए सेक्शन 77 BNS बनाया गया है। अंतर यह किया गया है कि जहां IPC वाले पुराने कानून में यह अपराध केवल पुरुषों के खिलाफ लगाया जा सकता था, अब नए कानून BNS में इस अपराध को जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है। इसके आधार पर यह अपराध अब महिलाओं के खिलाफ भी लगाए जा सकते हैं। पहले यदि 3 पुरुषों और 2 महिलाओं की टोली ने एक पीड़िता को निर्वस्त्र किया था तो केवल पुरुषों पर ही आरोप लग सकता था, महिलाओं पर नहीं लग सकता था। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। अब स्थिति बदल गई है। IPC में लिखा है एनी मैन हु असॉल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स, यानी कि यह अपराध केवल एनी मैन के खिलाफ ही किया जा सकता था, लगाया जा सकता था। अब BNS के अंतर्गत एनी मैन जो शब्द लिखा हुआ था, कोई पुरुष जो शब्द लिखा हुआ था, उसे बदलकर whoever assaults और uses criminal force कर दिया गया है। अर्थात जो भी महिला को निर्वस्त्र करने की मंशा से उसके खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग करता है उस पर केस बना दिया जाएगा। आप सामने स्क्रीन पर भी IPC और BNS के तुलनात्मक रूप देख रहे होंगे। यही दूसरा परिवर्तन सेक्शन 354C IPC के वॉयरिज्म नाम के अपराध में किया गया है। पहले यदि पुरुष छिपकर महिला को देखता था, उसकी तस्वीर को वायरल करता था तो यह अपराध घटित हो जाता था। लेकिन अब नए कानून ने आरोपी के परिवार की महिलाओं को भी इसमें लपेट लिया है।
जेंडर न्यूट्रल कानून बनाने के नाम पर अब यह महिलाओं के खिलाफ भी लगाया जा सकेगा। पहले यदि रास्ते में बैठे 3 पुरुष और 2 महिलाओं पर पीड़िता द्वारा ताड़ने की शिकायत की जाती तो केवल पुरुषों पर आरोप बनता और महिलाएं उसमें से बच जाती, लेकिन अब महिलाओं के खिलाफ भी आरोप बनेगा क्योंकि वर्ड इसमें हूएवर आ गया है। सेक्शन 354 सीआईपीसी में ताड़ने या घूरने वाले के लिए पुरुष जातिवाचक शब्द प्रयोग किया था, जो अब सेक्शन 77 बीएनएस में बदलकर हूएवर वॉचेस और कैप्चर्स द इमेज ऑफ ए वुमन कर दिया गया है। अब महिलाएं भी पीड़ित महिलाओं को ताड़ सकेंगी। इससे आरोपी परिवारों पर संकट के बादल घिर आएंगे। पुलिस उनके परिवारों की महिलाओं को आसानी से पकड़कर आरोपियों का शोषण कर सकेगी और यह पुलिस की पावर को बहुत हद तक घातक बना देगा। भारत में एफआईआर दर्ज करवाने का अपना अलग गणित होता है। आप सादा सा जाकर केस दर्ज नहीं करवा पाते हैं। आपको थाने के भीतर जाकर महात्मा गांधी की फोटो की ताकत साबित करनी पड़ती है, तब आप एफआईआर दर्ज करवा पाते हैं। अब आरोपी का कबूलनामा करवाने के लिए उससे पूछा जाएगा कि बता भाई, गलती मानता है या तेरे घर की औरतों का नाम भी लिखें? जो आरोपियों की लिस्ट है इसमें तुम्हारे घर की औरतों का नाम भी हम लिख देंगे। तब फिर कानून के दूसरे जादू टोने होने शुरू हो जाएंगे। आरोपी को टूटना पड़ेगा। तो जैसे यह इन सेक्शन 76-77 बीएनएस में घोड़े की तिरछी चाल के ढाई घर पर मार की गई है, वैसे ही एक नया कानूनी मोर्चा पुरुषों के खिलाफ दूसरी जगह भी खोल दिया गया है। यह मोर्चा सेक्शन 69 बीएनएस में खोला गया है। लड़का लड़की के हर ब्रेकअप के बाद शिकायत आया करती थी कि साहब मुझे कहता रहा कि शादी करूंगा और इस नाम पर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, अतः ये शारीरिक संबंध मेरी सहमति व इच्छा को गलत तरीके से मुझे गुमराह करके बनाए गए हैं, इसलिए इसको रेप मानते हुए केस दर्ज किया जाए, और केस दर्ज हो जाया करता था। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट का एक तर्क होता था, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे केसेस में लगाया है। बहुत सारे केसेस हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं, इनको नहीं चलाएंगे, और उनको क्वैश कर दिया था। सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। उस तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आरोपियों को रिलीफ दे दिया करता था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह बात लड़की को अच्छी तरह से ज्ञात थी कि शादी नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि लड़की शारीरिक संबंधों के लिए राजी थी तो ये संबंध सहमति और इच्छा से हुए माने जाएंगे, अतः यह रेप नहीं बनता है और आरोपी को छोड़ दिया जाता था, उसकी जिंदगी बच जाती थी। लेकिन नए कानून बीएनएस में सरकार ने एक दांव चला है। अपने नए दांव से सेक्शन 69 बीएनएस से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त तर्क को जड़ से ही काटकर खत्म कर दिया है। अब सरकार ने सहमति, असहमति, इच्छा, अनिच्छा इन सब सवालों को ही खत्म कर दिया है। यह पूरा तत्व ही गायब कर दिया है। अब केवल शारीरिक क्रिया की बात रह गई है। यदि आरोपी ने धोखाधड़ी या शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बना लिया तो उस पर केस चलेगा। वहां सहमति हो, असहमति हो, इच्छा हो, अनिच्छा हो, अब इस बात से 69 बीएनएस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सजा तो मिलेगी। अभी तक जितना भी इस कानून की त्रिवेणी यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हमने पढ़कर देखा है तो यही लगा है कि 80% कानून तो वही है जो पुराने समय में था, बस नंबर आगे पीछे हो गए हैं। लेकिन जिस 20% हिस्से में बदलाव किया गया है वह जन सामान्य को पुलिस के सामने अधिक लाचार और विवश बनाने वाला है। यह नया कानून अधिकारी वर्गों की सहूलियत के लिए है। आम आदमी को बस झेलना है, अब नए कानूनों में अधिक झेलना है। इस तरह से नए कानूनों में जो कुछ भी विचित्र है और आपके लिए अनजाना है, हम उसकी श्रृंखला आपके लिए लाते रहेंगे, आप तक नए कानूनों का संदेश पहुंचाते रहेंगे। हम उन लोगों को राह दिखाते हैं जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल कर देते हैं। क्वैशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति आपको बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हम अपना अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो आपको देते ही हैं ताकि कोई झूठा गवाह आप पर हावी ना हो पाए।
ट्रायल को केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ही निश्चित रूप से जीता जा सकता है। जो एडवोकेट क्रॉस को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं वही केस को हार जाते हैं और उसके बाद वर्षों तक अपीलों में कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।